नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इसके पहले भी एक क्लास मैंने आपको कराई हुई है, जाकर के देखिएगा जरूर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जिनसे 100% ये कह सकता हूं कि आपको एसएससी सीजीएल मेंस में जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीलिम्स में भी मेरे पढ़ाए हुए काफी क्वेश्चंस आए हैं। बहुत जल्दी मैं एक सेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि जो मैंने पढ़ाया उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में मिले हैं। तो दोस्तों, मेंस में भी मिलने की पूरी संभावना है। मैं और साथ में जीएस की पूरी टीम, क्योंकि जीएस हम लोगों के लिए नया है। हम लोगों के लिए नया मतलब एसएससी सीजीएल मेंस के हिसाब से, क्योंकि सीजीएल मेंस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीएस भी पूछा जा रहा है और रीजनिंग भी पूछी जा रही है। तो बेसिकली हम जीएस से हैं तो हम जीएस की बात करेंगे। क्या किस तरीके का आएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ का कहना है बहुत हाई लेवल हो सकता है, कुछ का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लेवल प्रीलिम्स में आया है वैसा ही लेवल देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, सच्चाई यही है कि कैसा होगा ये तो तभी पता चलेगा जब सीजीएल मेंस का पेपर आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इजी मॉडरेट सारे के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करते हुए आपके साथ चल रहे हैं, जिससे आपको इजी वाला भी समझ में आए और टफ वाला भी समझ में। ऐसा ना हो कि इजी और इजी पढ़ लिया, टफ आपने पढ़ा ही नहीं और एग्जाम में टफ आ गया तो दिक्कत हो गई। और आपको सिर्फ टफ पढ़ा दिया गया, पता चला पेपर बहुत इजी आया, तो बाद में आप क्या है गाली दे रहे होंगे राइस स्मार्ट को। क्या क्या पढ़ा डाला इन्होंने तो पीसीएस आईएएस लेवल पढ़ा डाला, लेकिन ये लेवल तो एग्जाम में आया ही नहीं। तो हम सारी के सारे लेवल्स लेकर के चलेंगे। जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, आगाज करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके पास, क्या होगा, कुछ टाइमिंग्स होगी, उस टाइमिंग्स में आपको जवाब देना है और फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्या है आज का पहला क्वेश्चन, देखिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, डेप्रिसिएशन जिसको हम हरास कहते हैं, हरास किसके बराबर होता है? ये नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का एक प्रश्न है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। फटाफट आंसर करते रहिए, जितने लोग भी इस समय सेशन को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन किस तरीके से काउंट होता है। जल्दी से बताइए प्लीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, क्या लगता है आपको? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। कहीं पर अगर कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसका सही ऑप्शन मिल जाएगा। और जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए और फिर आप YouTube पर कभी भी देख रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर कुछ भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उन कमेंट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस एनएनपी। अब समझिएगा दोस्तों, होता क्या है डेप्रिसिएशन। देखिए, एक एनएनपी को निकाला जाता है। एनएनपी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, जीडीपी की, जीडीपी के बाद बात करते हैं जीएनपी की, जीएनपी के बाद जब एनएनपी की बात करते हैं तो इसमें से हम क्या घटाते हैं? जीएनपी जो निकाल चुके होते हैं, जीएनपी से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। अब ये होता है प्रॉपर फॉर्मूला। अब मैथ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला देखिए, और अब जब आपसे डेप्रिसिएशन पूछा जा रहा है तो क्या करना होगा आपको? इन दोनों को देखना होगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट को अगर हम घटा दें तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या कहलाती है? यहां पर डेप्रिसिएशन कहलाती है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीडीपी की। जीडीपी क्या है? एक निश्चित वर्ष में देश की भौगोलिक सीमाओं में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, उस उत्पादन का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब याद रखिएगा, जब देश की भौगोलिक सीमाओं की बात हो रही है तो यहां 2 प्रकार की कंपनियां हैं। कैसी कंपनियां? एक भारतीय कंपनियां भी हैं जिसको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है, और दूसरा विदेशी कंपनी है तो हम उनको कह सकते हैं फॉरेन कंपनीज। मतलब चाहे विदेशी कंपनी देश की सीमाओं में उत्पादन कर रही हो या अपने देश की कंपनी देश की सीमाओं में उत्पादन कर रही हो, दोनों की वैल्यू जो है वो जीडीपी में ली जाती है। जीडीपी के बाद हम जीएनपी की जब बात करते हैं तो इसमें सिर्फ वैल्यू ली जाती है किसकी? सिर्फ अपने देश के लोगों की। और अपने देश के लोग चाहे वो भारत में हो, इंडिया, चाहे अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेशों में, सिर्फ क्योंकि एन का मतलब है नेशनैलिटी। समझ गया नहीं? तो भारतीय कंपनियां चाहे भारत में उत्पादन करती हों या भारत के बाहर उत्पादन कर रही हों, लेकिन सिर्फ भारतीयों के द्वारा
उत्पादित वस्तुओं और मूल्यों की जब बात करी जाती है तो उससे निकल करके क्या आता है, जीएनपी। अब सोचिएगा दोस्तों, इन वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन मशीनों पर कुछ समय के बाद एक वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, आप अपनी बाइक का बीमा वगैरह कराते हो तो आप उसमें देखिएगा एक वैल्यू लिखी होती है जिसको हम आईडीवी बोलते हैं, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है आईडीवी। आईडीवी पर ही आपका प्रीमियम काउंट होता है। आप देखेंगे ये आईडीवी हर साल बदल जाती है और हर साल हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो इसके कम होने का रीजन क्या है? इसके कम होने का रीजन यही है कि हर साल आपकी कार चलने के कारण उसमें कुछ ना कुछ घिसावट आ रही है, उससे उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यही जो कमी है इसी को डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। जब इसको घटा देते हैं तो रियल वैल्यू जो पता चलती है वो क्या कहलाती है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स, राष्ट्रीय आय शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इनमें से चार हैं, इनमें बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है जो राष्ट्रीय आय को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? समझ गए बात को या नहीं? नेशनल इनकम किसे कहते हैं? बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, जीएनपी का कैलकुलेशन किया जाता है, एनएनपी का कैलकुलेशन किया जाता है। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। गणना करने के मेथड्स भी होते हैं। गणना करने के जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है यहां पर प्रोडक्ट मेथड, देन प्रोडक्ट मेथड के बाद एक होता है इनकम मेथड, और एक यहां पर होता है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है मेरी बात? एक्सपेंडिचर मेथड, बात समझिएगा। तो बेसिकली क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जब निकाला जाता है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, किस पर? फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होती है समझिएगा। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं कारक लागत। क्या बोलते हैं? कारक लागत बोलते हैं। कारक लागत कहां से निकल करके आती है? तो दोस्तों जब भी कोई उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काउंट होते हैं। क्या काउंट होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भुगतान दिया जाता है उन्हें फैक्टर पेमेंट कहते हैं, और इसमें जो खर्चा आ रहा होता है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो सोचिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो निकल करके आती है, इसी को हम देश की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम मानते हैं। जो भी इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या कहलाएगी? देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला जो आपके सामने है इन चार ऑप्शंस में, उसमें एक फॉर्मूला है उसका प्रॉपर, और वही इस सवाल का जवाब है। समझ में आ गई होगी बात? तो क्या है इसका जवाब? देखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। यहां पर मैं ऐसे आपको बता सकता हूं, देखिएगा हमने लिखा एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें क्या लिखना है यहां पर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस क्या करना है? तो दोस्तों डेप्रिसिएशन माइनस करना ही है। डेप्रिसिएशन के साथ साथ और क्या माइनस करना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस क्या करना है दोस्तों? सब्सिडीज का मतलब है वो सहायता जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इस तरीके का ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का। सब्सिडीज ऐड करी जाती हैं, जैसे एक सब्सिडी आपको मिलती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एलपीजी के नाम से। ठीक है, एलपीजी सब्सिडी, जिसको जिस स्कीम के माध्यम से दी जाती है वो स्कीम कौन सी है? डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। खाते में पैसा भेज दिया जाता है। एलपीजी का सिलेंडर का फुल पेमेंट आपको करना पड़ता है, लेकिन कुछ पैसा सरकार जो आपके खाते में भेज देती है वही सब्सिडी कहलाती है। तो रियल में क्या होता है दोस्तों? सब्सिडी से किसी वस्तु का जो एमआरपी है वो कम हो जाता है, लेकिन एमआरपी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो सब्सिडी आगे दी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड मानी जाती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं?
प्लस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर कॉस्ट में टैक्स की बात तो नहीं आएगी, जब तक प्रोडक्ट बनकर के तैयार नहीं होगा तब तक क्या उस पर टैक्सेस लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो टैक्सेस क्या कर दिए जाते हैं? यहां पर माइनस कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमने जीएनपी का कौन सा प्राइस लिया है? मार्केट प्राइस लिया है। इसलिए डेप्रिसिएशन को हटा दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दो, सब्सिडीज को जोड़ दो, जो वैल्यू निकल करके आती है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और वही है हमारी नेशनल इनकम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइजेस इज हायर than that of per capita income at constant prices because the latter takes into account the rate of। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन को देख करके परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है? वर्तमान मूल्यों पर, ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है, क्योंकि उत्तरार्ध निम्न की दर को ध्यान में रखता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? दो प्राइजेस होते हैं। देखिए, जब वैल्यू निकाली जाती है यहां पर, तो वो वैल्यू दो प्राइजेस पर निकाली जाती है। एक होता है करंट प्राइजेस, करंट प्राइजेस, ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट प्राइजेस, कांस्टेंट प्राइजेस। कांस्टेंट प्राइजेस का मतलब है स्थिर मूल्य। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर जीडीपी या राष्ट्रीय आय को अगर निकालना हो, तो करंट प्राइस का मतलब है अगर हम वर्ष 2022 की बात कर रहे हैं तो 2022 में क्या प्राइस है, क्या मूल्य है उसकी। और नेशनल इनकम को निकालने का कांस्टेंट प्राइस पर जब निकालते हैं तो बात बेस ईयर की आती है, और इसका बेस ईयर कौन सा है? 2011 2012। तो 2011-12 में क्या मूल्य था? समझ गए आप मेरी बात? यानी ये फर्क है। तो 2011-12 के मूल्य पर निकालना क्या कहलाता है? ये रियल कहलाता है। इसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। और ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है नॉमिनल जीडीपी। इसी के लिए कई बार आप देखते भी होंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में भी आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जब करंट प्राइजेस पर कैलकुलेशन किया जाए, जो वैल्यू निकल कर आती है वो नॉमिनल होती है, और जो कांस्टेंट प्राइस पर किया जाता है वो होती है रियल। बस इसमें क्या फर्क होता है? एक में देखिए इन्फ्लेशन को ऐड किया गया है। 2011 के प्राइस पर लेना मतलब हम क्या कर रहे हैं? ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है आपके सामने? इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जब हम क्या करते हैं, वर्तमान दरों पर लेते हैं, तो क्या है? हमें ज्यादा दिखता है। वो ज्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि प्राइस लेवल इंक्रीज हो चुका है। सोचिए 2011-12 में जो वस्तु का मूल्य था 2022 में तो क्या होगा? ज्यादा होगा या नहीं होगा? क्योंकि अल्टीमेट हमें मार्केट में क्या चाहिए होता है? इन्फ्लेशन ही चाहिए होता है, मतलब मुद्रास्फीति ही चाहिए। मुद्रा अवस्फीति की स्थिति इकोनॉमी में चाहिए ही नहीं, लेकिन ये इन्फ्लेशन एक लिमिट तक चाहिए। उस लिमिट से जब ज्यादा होता है तो वो खराब हो जाता है, और वर्तमान में वह लिमिट है 4% प्लस माइनस 2% की टॉलरेंस लिमिट के साथ। प्लस माइनस 2% यहां पर लिखा हुआ है, यह है इसकी टॉलरेंस लिमिट। ध्यान रखिएगा, क्या है इसकी? टॉलरेंस लिमिट प्लस माइनस 2%। जस्ट अ मिनट, इसी के लिए मैंने यहां पर 2%, ध्यान रखिएगा, मतलब 2% से 6% के बीच में। भाई 4 में से 2 माइनस कर दोगे 2 निकल के आएगा, 2 जोड़ दोगे तो 6 निकल के आएगा। तो 2 से 6% रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which one of the following is the correct sequence in the decreasing order of contributions of different sources to the GDP of India? ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स की बात हो रही है, यहां पर सोर्सेस की बात हो रही है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में से विभिन्न स्रोतों के योगदान के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? दोस्तों घटता हुआ क्रम लगाइएगा, मतलब सबसे ज्यादा सबसे पहले आएगा और सबसे कम जिसका योगदान है जीडीपी में वो सबसे बाद में आएगा। तो ये घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। बताइए वो घटता हुआ क्रम क्या होगा? बेसिकली सोर्सेज का मतलब यहां सेक्टर्स की बात हो रही है। सेक्टर्स मतलब क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो देखिए और बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। पढ़िएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा।
इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो क्या है? सही ऑप्शन है ए इज द राइट ऑप्शन, सर्विस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। दोस्तों सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं यहां पर। वर्तमान में जो टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को एक और नाम से जानते हैं टर्शरी सेक्टर। किस नाम से? टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है, कितना? 53.89%। ये 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार है। और इंडस्ट्री सेक्टर मतलब कह लीजिए सेकेंडरी सेक्टर हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन है 25.92%। देन है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जिसका कंट्रीब्यूशन है 20.19%। ध्यान रखिएगा, ये है टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन? सर्विस सेक्टर। नंबर 2 पे कौन? इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नंबर 3 पर एग्रीकल्चर, कृषि और कृषि से संबंधित जैसे पशुपालन हो गया, पोल्ट्री वगैरह, ये सब किस में आएगा? कृषि से संबंधित में आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which plan gave emphasis on removal of poverty for the first time? किस योजना ने पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया था? किस योजना का मतलब बात पंचवर्षीय योजनाओं की हो रही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना ने गरीबी हटाने मतलब रिमूवल ऑफ पॉवर्टी पे फोकस किया था और एक स्लोगन दिया था, पूरा का पूरा नारा? दोस्तों पंचवर्षीय योजना इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे के एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहेंगे। ध्यान रखिएगा। हालांकि ये पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम समाप्त किया जा चुका है 2017 में ही। 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर इसे समाप्त कर दिया गया। अब योजना जो है वो अनवरत योजना है, रोलिंग प्लान है, नए तरीके की योजना है। उस योजना के आधार पर भारत में जो योजनाएं हैं वो बनाई जा रही हैं। तो ये अब बताइए किस में किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, 5th, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, स्लोगन दिया गया था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोजगार के साधन विकसित करने पड़ेंगे, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार में आएंगे तभी क्या होगा? गरीबी कम हो पाएगी। गरीबी का मतलब क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति, वैसे याद रखिएगा अमीरी की कोई परिभाषा नहीं होती है। अगर आपसे पूछे कौन व्यक्ति अमीर है तो कोई परिभाषा नहीं है इसकी। हालांकि गरीबी की क्या परिभाषा है तो वो मैं आपको बता देता हूं। अर्थशास्त्र के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स कही जाती है ना। ठीक है, इनके बिना एक व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर ये आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? गरीब कहलाओगे। और अदरवाइज याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने आप को अमीर कहता है ना वो भी गरीब है। अगर मैं बात करूं किसकी? रिलेटिव पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी, गरीबी 2 प्रकार की होती है। एक है जो आपके सामने लिख दी है, दूसरा होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, संपूर्ण गरीबी। संपूर्ण गरीबी का मतलब यही है दोस्तों, जो आपको बताई ना, जो काम करती है किस पर? बेसिक नीड्स पर। जब आप अपनी प्रारंभिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया फूड है, ठीक है, वाटर है, शेल्टर है, रोटी, कपड़ा और मकान, क्लॉथ है, ठीक है, ये सब जब आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। समझ गए आप मेरी बात या नहीं? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है किसी के कंपैरिजन में आपका गरीब होना। आपके पास मारुति की वैगनार है, ठीक है, और सामने वाले के पास मर्सिडीज है, तो अब मारुति वैगनार है तो मतलब यहां तक तो एक्सेस ही है आपका। बेसिक नीड्स तो आप अपनी फुलफिल कर ही पा रहे हो, उसके ऊपर भी चीजें आपके पास हैं, लेकिन आप गरीब हो इन कंपैरिजन टू मर्सिडीज। मुकेश अंबानी, अब तो खैर भारत में गौतम अडानी मुकेश अंबानी से आगे निकल गए। भारत के वर्तमान में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो हैं गौतम अडानी, ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी। लेकिन अगर गौतम अडानी की भी मैं आपसे बात करूं ना तो गौतम अडानी भी गरीब हैं। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं वर्ल्ड के अमीरों में, एलॉन मस्क, ठीक है, ये सब क्या हैं? आगे हैं। किससे? गौतम अडानी से। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो 5th में कहा गया था। अब आगे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पहला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66, फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 टू 61। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल आपके सामने दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा 1966 से 71, क्योंकि 1966 से 71 कोई योजना नहीं बनी थी। क्या हुआ था देख लीजिएगा, मैं आपको कार्यकाल बता देता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी है 51 से 56 बनी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 बनी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 बनी है और 66 से 69 ये रहा है दोस्तों प्लानिंग हॉलिडे। क्या रहा है? प्लानिंग हॉलिडे, योजना अवकाश। क्यों रहा है योजना अवकाश? क्योंकि तीसरे प्लान में बहुत कुछ ऐसा हो गया था जिसकी प्रत्याशा नहीं थी, ठीक है, जो नहीं सोचा गया था। जैसे इसमें क्या हुआ, 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, इंडो चाइना वॉर, ठीक है। 1965 में क्या हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, इंडो पाक वॉर हो गया यहां पर, ठीक है। और 1966 में बहुत सी जगहों पर क्या है, फैमाइन, सूखा पड़ गया था। आज भी भारत के कई हिस्सों में जो कृषि है ना, मानसून पर निर्भर है। पंजाब और हरियाणा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे भारतवर्ष की जो कृषि है मानसून पर निर्भर करती है। सोचिए मानसून बहुत अच्छा हो जाता है तो कृषि की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो याद रखिएगा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो ये है फैमाइन का मतलब अकाल ही पड़ गया, पूरा का पूरा सूखा पड़ गया, बहुत कम बारिश हुई। तो दोस्तों ये रीजंस थे जिसकी वजह से अगला प्लान नहीं बन पाया था करेंटली। तो अगला प्लान कब बना था? जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो बनी थी 69 से 74 के लिए, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ इंडिया? द टर्म इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन इकोनॉमिक प्लानिंग। निम्न में से कौन सा भारत में घाटे के वित्त पोषण में शामिल है? इस शब्द का उपयोग अक्सर आर्थिक नियोजन में किया जाता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या किया जाता है, ठीक है, बात करी जाती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग घाटे का वित्त पोषण में क्या क्या शामिल होता है? पहला ऑप्शन है यहां पर बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, नए नोट जारी करना, विड्रॉल ऑफ पास्ट बैलेंसेस, सरप्लसेस एक्सेट्रा, पिछली शेष राशि अधिशेष की निकासी। ये तीन ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चार में बताना है कौन सा सही है। क्या केवल एक ही है घाटे के वित्त पोषण में शामिल, या केवल दूसरा शामिल है, या केवल तीसरा शामिल है? चौथा ऑप्शन है सभी 1, 2 और 3 का शामिल होना। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का वित्त पोषण करने के लिए सरकार क्या क्या करती है, कौन कौन सी चीजों को शामिल करती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है डी, ऑल 1, 2 एंड 3। कैसे समझिएगा, पहले समझते हैं आखिर डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। दोस्तों भारत की जो बजट की व्यवस्था है, भारत की जो बजट की व्यवस्था है वो घाटे की व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? घाटे की व्यवस्था। घाटे की व्यवस्था का मतलब कैसा है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं। खर्चे क्या हैं? ज्यादा हैं आय से। मतलब सरकार जब बजट बनाती है उसमें क्या होता है दोस्तों, खर्चे ज्यादा हैं। जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है, खर्चे क्या हैं दोस्तों? ज्यादा हैं, ठीक है, और आय क्या है? कम है। तो यहां पर जो मेन समझना है वो ये है, अब कमी आ गई, घाटा हो गया। अब ये घाटा पूरा कैसे होगा? जैसे आपके पास, अगर मेरे पास, मैंने बजट बनाया, पैसे कम पड़ गए और नहीं है लेकिन खर्चा जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने किसी दोस्त से उधार ले लूंगा, ठीक है। या मेरी कोई प्रॉपर्टी कहीं पर होगी, ज्यादा ही जरूरत है तो मैं प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दूंगा। मेरे पास कुछ गोल्ड वगैरह रखा है, सिल्वर वगैरह रखा है, जरूरत पड़ गई पैसे की तो वो सेल आउट करके पैसा आ सकता है। तो कई ऑप्शंस मेरे पास हैं। सरकार के पास क्या क्या ऑप्शन है? तो पहला यहां पर लिखा हुआ है बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यस, सरकार का बैंकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर सकती है। सरकार जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करती है तो इसको कहते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस।
क्या बोलते हैं इसको, WMA शॉर्ट में कहते हैं, और फुल फॉर्म है इसका वेज एंड मींस एडवांसेस, WMA। समझ गया नहीं? तो यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भारत सरकार उधार ले सकती है। दूसरा है इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट। हालांकि ये नहीं किया जाता है, लेकिन एक ऑप्शन है सरकार के पास कि सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए नोटों को जारी कर सकती है। हालांकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन है, समझ गया नहीं? मतलब सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है विड्रॉल ऑफ पास्ट बैलेंसेस। ऑब्वियसली अगर पिछले सालों में हमने कोई अधिशेष बनाया हुआ है, जैसे पैसे की जरूरत पड़ी, जेब में कैश नहीं है लेकिन एटीएम है, एटीएम मतलब भाई पिछले महीने सैलरी वगैरह मिली, उसके पहले मिली, तो हमने कुछ पैसा सेव कर रखा है ना खातों में, अकाउंट्स में, वो पैसा हम क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। वही बात यहां पर आती है कि विड्रॉल ऑफ पास्ट बैलेंसेस। सरकार भी क्या करेगी, अगर पिछला कोई सरप्लस उसके पास बचा हुआ है तो उसको इस्तेमाल करके इस घाटे को पूरा करेगी। इसी को कहते हैं घाटे की व्यवस्था। और फिर यह है घाटे की वित्त व्यवस्था, कि घाटे के लिए कहां कहां से वित्त यानी पैसे का इंतजाम किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। Which of the following features indicates that Indian economy is in a developing category? निम्न में से कौन सी विशेषता इंगित करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है? दोस्तों आप और हम सभी को पता है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, भारत एक विकासशील राष्ट्र है। अब वो विकासशील राष्ट्र है तो ऐसी कौन कौन से फीचर्स हैं यहां पर जो उसको एक डेवलपिंग कंट्री क्या है बनाती हैं। डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड नहीं हैं, ठीक है, तो डेवलप्ड क्यों नहीं है, डेवलपिंग में ही चल रहे हैं। चाइना इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी, जीडीपी को बहुत आगे बढ़ाने के बावजूद भी वो क्या है, डेवलपिंग में काउंट होता है। क्यों, रीजन समझिएगा। तो भारत की में पहला ऑप्शन है ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर, व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि का होना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता, चौथा है हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इनमें से पहचानना है 1 and 2 ओनली, मतलब केवल 1 और 2 सही हैं। 1 and 4 केवल 1 और 4 सही हैं। 2 and 3 ओनली केवल 2 और 3 सही हैं। डी है 1, 2 and 3 ओनली, 1, 2 और 3 सही है। जल्दी से बताइए और पढ़िए अच्छे से, क्या लगता है इनमें से कौन सा सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों याद रखिएगा, पीसीएस लेवल में भी पूछे गए हैं, आईएएस लेवल में भी पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा जिससे आपको कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। पेपर एग्जाम में चाहे आसान आए चाहे कठिन आए, ये वादा करता हूं कि आप राइस स्मार्ट का हर वो स्टूडेंट जो जुड़ा हुआ है हमसे वो करके जरूर आएगा, ठीक है, वो 100% सॉल्व करके आएगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है 4th 1, 2 and 3 ओनली। कैसे? पहला है ऑक्यूपेशन इन मेनली एग्रीकल्चर। यस, भारत में अभी भी सबसे ज्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है और गांव में जो मुख्य रोजगार है वो कृषि है, कृषि पर निर्भर है। और याद रखिएगा विकासशील से विकसित होना है तो विकास का सूचक क्या माना जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, कृषि से आगे बढ़ने लग जाती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। आज चाइना पूरे विश्व में जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए नहीं। अगर एग्रीकल्चर वहां मेन होता तो वो क्या होता, आगे नहीं बढ़ पाता। वो किसके लिए जाना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। बहुत सारे देशों की मैन्युफैक्चरिंग जो एजेंसियां हैं वो कहां पर हैं, वो चाइना में हैं। और कुछ नहीं तो चाइना से रॉ मटेरियल तो मंगा ही रहा है। भारत में भी कितना रॉ मटेरियल चाइना से आता है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में वहीं से इंपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों भारत में मुख्य रूप से कृषि अभी भी रोजगार बनी हुई है, इसलिए हम विकासशील हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अब क्योंकि एग्रीकल्चर है तो दूसरा है यहां पर छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी का मतलब है जब एक ही कार्य में एक व्यक्ति की जरूरत हो लेकिन उस कार्य को करने के लिए 4 लोग लगे हुए हों। समझ गए मेरी बात या नहीं? मान लीजिए यही, ठीक है, मान लीजिए मेरी यहां पर 1 घंटे की क्लास है, इस 1 घंटे की क्लास को 15-15 मिनट में 4 लोग पढ़ा रहे हों, बल्कि मैं 1 घंटे पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 4 लोग पढ़ा रहे हैं 15-15 मिनट, तो क्या होगा, बाकी 3 जो हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार माने जाएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उनको लग तो रहा है
कि वो रोजगार में हैं, लेकिन रियल में उनके होने या ना होने से उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जब उत्पादकता पे फर्क ना पड़े और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और भारत में कृषि क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में यह बेरोजगारी बहुतायत में पाई जाती है। तीसरा है पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है मानव पूंजी। हम और आप लोग मानव पूंजी हैं। हम अगेन भारत का जो एक एजुकेशन कल्चर है वो भी ऐसा है कि पढ़ लिख तो इंसान बहुत गया लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई आपने करी वो पढ़ाई लिखाई जॉब स्पेसिफिक नहीं है। एक व्यक्ति, मान लो मैं कहता हूं हाई स्कूल भी फेल हो, हाई स्कूल फेल छोड़ दो, उसने जिंदगी में कभी कोई पढ़ाई ना की हो, लेकिन अगर वो कोई स्किल सीख लेता है, जैसे मान लो मोबाइल रिपेयरिंग का काम उसने सीख लिया, तो उसको नौकरी मिल जाएगी। किस आधार पर? कि उसे मोबाइल बनाना आता है। एक व्यक्ति जिसने बीटेक भी कर लिया उसको भारत में नौकरी नहीं मिल पाती। तो इसलिए स्किल्स का कम होना, तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्किल्ड नहीं है। भारत का जो लेबर है, जो श्रमिक है, वो स्किल्ड नहीं है। इसी के लिए स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया कि अब लोगों को स्किल्ड बनाना है, क्योंकि जितना ज्यादा स्किल्ड आप बनेंगे उतना ही रोजगार के लिए क्या हो पाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली यस, अगर ओवरऑल देखा जाए स्ट्रक्चर्ड रूप में, संरचनात्मक रूप से, तो मैं ये कह सकता हूं कि जनसंख्या ज्यादा है, रोजगार उतने नहीं हैं। लेकिन एक चीज मुझे मार्केट में और दिखाई देती है। मैं जब बाजार में देखता हूं, इवन एक कंपनी जब इंटरव्यू करती है तो उसको जैसा बंदा चाहिए ना स्किल्ड, वैसा नहीं मिल पाता है। तो अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो ये है दोस्तों, रोजगार आज भी अवेलेबल है, लोग उस हिसाब से स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं जिनको उन रोजगारों पर रखा जा सके। अभी भी कंपनियां क्या है, स्किल्स में सैक्रिफाइस करती हैं। जब नहीं ऑप्शन तो क्या करें? कंपनी रन करना है तो उनको रिक्रूट करना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी प्रॉपर, तब जाके आगे काम कराया जाता है। तो क्या है? ह्यूमन कैपिटल की पुअर क्वालिटी है, खराब गुणवत्ता है। यही ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छी हो जाए तो क्या होगा? देश और ग्रो कर जाएगा, नौकरियां और बढ़ जाएंगी। बस ये नहीं है, हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो आप रईस हो ना। ठीक है, तो रईसी की बात तो हो ही नहीं रही है। रईस होते तो हम डेवलप्ड होते, डेवलपिंग है ना। तो हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यस, डी इज द राइट ऑप्शन। अगला बताइए, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड नाम ही है, मिश्रित। मिक्स्ड जूस पीते हो तो कई फलों का जूस मिक्स होता है ना, या उसमें जो आप अपनी मर्जी से मिक्स करवा लो, भैया ये भी मिक्स कर देना, ये भी मिक्स कर देना, ये भी मिक्स कर देना। तो अर्थव्यवस्था के भी कई रूप होते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो क्या है? जो आधारित होती है पूंजीवाद पर। पूंजीवाद का मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो इस पर आधारित होती है कि ज्यादा से ज्यादा जनता का भला करना है। समझ गया नहीं? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड, मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, प्लस कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक का क्या है? मिक्सचर है दोस्तों, इसका मिक्सचर है। अब इसका मिक्सचर का मतलब, कैपिटलिस्टिक की बात करें तो यहां आता है प्राइवेट सेक्टर और यहां आता है गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से मिलकर के बनी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? देख लीजिएगा क्या लग रहा है। तो वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। को एग्जिस्ट का मतलब है साथ साथ, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक साथ काम करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जैसे भारत में कहीं पर भी देख लो, मैं टेलीकॉम सेक्टर की ही बात कर लूं अगर, तो टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल भी एक कंपनी है। ठीक है, ये कौन सी है? पब्लिक कंपनी है। ठीक है, और जियो है, ये कैसी है? प्राइवेट है। तो पब्लिक प्राइवेट साथ में काम कर रही है या नहीं? ठीक है, आईआरडीए की अगर मैं बात करूं, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं जिसका रेगुलेटर आईआरडीए है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो एलआईसी, ये कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट की है, मतलब पब्लिक है। और एलआईसी के बाद अगर और ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, वो क्या है? पब्लिक कंपनियां हैं, मतलब प्राइवेट कंपनियां हैं। क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं? तो पब्लिक और प्राइवेट को एग्जिस्ट जहां करते हैं उसी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगला है इंडियन इकोनॉमीज, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था
कंफर्म रूप से बता दी गई है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी कब बताया गया था? ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी कब? 1948 में। तो 1948 में कंफर्म कर दिया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कब? जुलाई 1948 में ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाय। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, इसको हम हिंदी में एक और नाम से जानते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? अनवरत योजना का सुझाव, रोलिंग प्लान मॉडल किसने सजेस्ट किया था? और भारत में ये जो रोलिंग प्लान मॉडल है वो कब से कब तक चला है? जल्दी से बताइए प्लीज। तो रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था गुन्नार मिडल ने। गुन्नार मिडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नाम है। अब रोलिंग प्लान होता क्या है? भारत में 1978 से 80 जनता पार्टी की सरकार जो थी उसने भारत में रोलिंग प्लान चलाया है। समझिएगा, रोलिंग प्लान बेसिकली 3 फेज में काम करता है। यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन है, देखिएगा। रोलिंग प्लान फॉर द बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाय गुन्नार मिडल। पता चल गया हमें 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला होता है जो स्टेप इसमें फर्स्ट, अ प्लान फॉर द करंट ईयर। जैसे मैं मान लू यहां पर वर्ष 2023 के लिए, तो ये हो गया प्लान फॉर करंट ईयर। क्योंकि हम अपने देश में फाइनेंशियल ईयर लेते हैं तो इसलिए 2023 के साथ क्या ऐड हो जाएगा? 2024। तो 2023-2024 ऐड हुआ करंट ईयर, विच इंक्लूड्स द एनुअल बजट। ये क्या है? हमारा एनुअल बजट है। एनुअल बजट में भी बहुत सारी प्लानिंग होती है ना, कि सरकार इस बार कौन कौन सी योजनाएं लाएगी, किन किन क्षेत्रों पे फोकस होगा। तो ये तो एक की बात हो गई। सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है? प्लान फिक्स्ड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, से 3, 4 और 5 ईयर्स। अब सरकार आगे फिक्स करेगी एक ऐसा प्लान जो 3, 4 या 5 सालों के लिए होगा। तो यहां पर किसकी बात करी गई है? ठीक है, जैसे 5 वर्षों के लिए मान लो या 3 वर्षों के लिए मान लो। जैसे वर्तमान में 3 वर्ष का है, जिसको हम कहते हैं कार्यकारी योजना। क्या बोलते हैं? कार्यकारी योजना, एक्शन प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन प्लान। ठीक है, 3 वर्षों के लिए। अगला है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इट इज रिवाइज्ड एवरी ईयर। थर्ड, अ प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर 10, 15 और 20 ईयर्स। मतलब याद रखिएगा, अब एज पर द रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से हम इसमें क्या कर सके? बदलाव कर सके। और तीसरा स्टेप ये है, एक प्लान होगा जो विजन प्लान, 15, 20, 10, 15 या 20 सालों के लिए। जैसे भारत में अभी है विजन प्लान। विजन प्लान कितने वर्षों के लिए? 15। तो वर्तमान में भारत में कुल 3 प्लान है, ध्यान रखिएगा। एक है एक्शन प्लान, बजट तो है ही है। एक्शन प्लान है 3 वर्षों का। एक है यहां पर स्ट्रेटजी प्लान कितने वर्षों का है? 7 ईयर्स का। और एक है यहां पर विजन प्लान दूरदर्शी योजना 15 वर्षों के लिए। तो अभी रोलिंग प्लान के हिसाब से ही भारत में योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले कब चला है? 78 to 80, ध्यान रखिएगा। इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडियन एज, ठीक है, भारतीय को इस प्रकार वर्गीकृत करना सत्य होगा। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से माना जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए प्लीज, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके की है? क्या हम फूड डेफिसिट इकोनॉमी है, खाद्य की कमी से जूझ रही अर्थव्यवस्था? लेबर सरप्लस इकोनॉमी, जहां पर श्रम अधिशेष है, लेबर ज्यादा है। अ ट्रेड सरप्लस, क्या हमारा व्यापारिक अधिशेष है? ठीक है। अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, दोस्तों ये सारी चीजें गलत हैं। सरप्लस में तो हम हैं ही नहीं, ठीक है, हम बस एक चीज में सरप्लस में हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। तो हम लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। बी इज द राइट ऑप्शन। हम हैं लेबर सरप्लस इकोनॉमी। कौन सा सरप्लस? लेबर सरप्लस इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, यहां पर श्रम ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, काम कम है। तो यहां पर क्या ज्यादा है? यहां पर लेबर की सप्लाई ज्यादा है। ना तो यहां पैसा ज्यादा है, ना तो यहां व्यापार ज्यादा है, ठीक है, ना तो यहां खाद्यान्नों की कमी है। खाद्यान्न में अब भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। एक समय ऐसा था जब हम खाद्यान्न पर भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। भारत में ब्राजील और अमेरिका से गेहूं आयात किया जाता था, लेकिन वर्तमान में हम खाद्यान्न पर पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं। इवन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। यह है डेवलपिंग इकोनॉमी,
ठीक है, हम विकासशील अर्थव्यवस्था में हैं। अब अगेन याद रखिएगा, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे जो अफ्रीकन इकोनॉमी है ना, युगांडा है, नाइजीरिया है, ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड की बात करें तो भाई यूएस है, ठीक है, फ्रांस है, कनाडा है, ये सब कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं? विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। समझ गए? विकासशील में बात करते हैं तो अपना भारत है, चाइना है, ये सब कौन सी हैं? विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, इतना ही आज के सेशन में। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई अभी हम लोगों ने बाकी क्लासेस के क्वेश्चंस देखे, अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन राइस स्मार्ट हिंदी पर रीजनिंग की क्लास के क्वेश्चंस को। एसएससी सीजीएल 2022-23 मेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली हमें काम करना है, जिन क्वेश्चन पे वो बारी बारी हमारे पास आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ कि मैं श्याम आचार्य कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स। आप यहाँ पे देख पाएंगे, बाकी डिटेल्स भी 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट को अब तक मैंने टीच कर लिया है एंड जिसका सपोर्ट लेकर 5,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट अब तक गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द वेरी नेक्स्ट चीज़, वो है हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े ज़बरदस्त तरीके से कि आपको एक सेट दिया हुआ है हॉर्स का नाइफ, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ही रिलेशन शो करता है। तो वीडियो को पॉज करिए, करेक्ट आंसर तक आप पहुंचिए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास, देखिए हॉर्स क्या करता है, हमारे पास हॉर्स जो है वो हमारे पास नाइफ मतलब हिनहिनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, हॉर्स हमारे पास क्या करता है, हिनहिनाता है। तो ऐसा कौन सा, जाहिर सी बात है उसके साउंड के बारे में बात करी गई, तो हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि कौन सा साउंड किसके लिए है। जैसे पिग बज़ करता है, आंसर इज नो। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन बज़ करता है और पिग के साउंड को कैसे बोलते हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चंस करना, मैंने एसएससी सीजीएल के जो प्रीलिम्स के गारंटेड बैच था उसमें पूरा बेसिक बताया हुआ है कि किन किन चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। सजेशन में भी वो वीडियो आ रहा होगा। हेयर्स बूम करते हैं, डक क्वैक करता है या पैरट ब्रे करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो डक है वह क्वैक क्वैक की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसके साउंड को हम क्वैक कहते हैं। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, जो भाई ये रहा हमारे पास सैलोगिज्म का एक क्वेश्चन दिया हुआ, स्टेटमेंट दिए हुए, कंक्लूजन्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करते हैं तो हिंदी में भी है, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश। हमने ऑप्शन एक ही रखा है क्योंकि वो मोर और लेस हमारे पास सिमिलर है। तो अब बात करें इसके वेन डायग्राम की। वीडियो को पॉज करके पहले आंसर आप मार्क करिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में मैं यही कहता हूँ, ध्यान में रखिएगा। वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर मार्क करेंगे, देन उसके बाद आप ये देखेंगे। देखिए हमारे पास स्टेटमेंट दिया, ऑल पॉलीगन्स आर एंगल। सारे जो पॉलीगन है हमारे पास उसे बताया गया किसमें है, हमारे पास एंगल में, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ, ऑल एंगल्स आर डायगोनल। सारे एंगल्स को हमें बताया गया है डायगोनल में हमने रख लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर दिया हुआ ऑल कौन सा क्यूब्स। अब देखिए एक अलग डाटा बताया गया है, इसे हम बना चुके हैं इसको और इसको, तो हम कोशिश करेंगे पहले जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है उनसे रिलेटेड बनाए। देखिए ऑल क्यूब्स आर डिगॉन्स दिया हुआ है जो कि हमारे पास है नहीं अवेलेबल। नो डायगोनल इज क्यूब। अब देखो डायगोनल ये था हमारे पास, उसका किसके साथ रिलेशन नहीं, क्यूब के साथ, तो हम यहाँ पे क्यूब बना लिए। अब क्यूब, ऑल कोन आर क्यूब, सारे के सारे जो कोन है हमारे पास वो भी क्यूब के अंदर है। देखिए स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त है बट मजेदार है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑल क्यूब्स आर डिकेड्स दिया हुआ, तो जो क्यूब है हमारे पास वो हमने DEC लिख दिया ताकि थोड़ा सा अलग हो पाए। ये डायगोनल है, DIG कर दिया हमने, ठीक है। एक्चुअली DIAG होना चाहिए था अगर स्पेलिंग के पहले 4 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं या 3, बट चलो समझना की बारी है बस। अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। कंक्लूजन के लिए मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, अगर डेफिनेट केस है तो जो दिखे वही सही है, जो ना दिखे वो गलत करना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए सम डायगोनल्स आर पॉलीगन्स, तो डायगोनल ये रहा, पॉलीगन बन रहा है, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमने देखा पॉलीगन ही अगर हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायगोनल में आ गया तो कुछ रिलेशन रखेगा। दैट्स वाई पहला वाला तो सही हो गया, पहला पूरी तरीके से हमारे पास करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर पे, ऑल डायगोनल आर डिकॉन्स। तो डायगोनल डिकॉन्स ये रहा, डायगोनल ये रहा, नहीं दिखा तो उसे वहीं पे गलत कर दीजिए। ये हमारे पास क्या हो गया, वहीं पे गलत हो गया। साफ दिख रहा है आपको, हाँ आपको साफ दिख रहा है। अगर नो पॉलीगन इज कोन, पॉलीगन और कोन के बीच में नो का रिलेशन। देखिए कोन इसके अंदर है क्यूब के, और क्यूब ने इन सभी लोगों के साथ नो यानी दुश्मनी रखी है, ऐसे समझने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये सारे मेंबर इनसे दुश्मन है, तो इसके अंदर के हर एक मेंबर भी इनके दुश्मन होंगे। तो नो पॉलीगन इज कोन कहना हमारे पास क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। करेक्ट है, ठीक है, दिख गया हमें।
लास्ट वन इज सम क्यूब्स आर एंगल्स, क्यूब का कुछ हिस्सा एंगल में, तो क्यूब ये रहा हमारे पास, एंगल ये रहा, इनके बीच में जब नो का रिलेशन है तो सम तो बनेगा नहीं, दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही हुआ सिर्फ पहला और तीसरा, पहला और तीसरा को सही करने के लिए ऑप्शन नंबर बी जिम्मेदार है, तो बी नंबर ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आपका भी आंसर वीडियो को पॉज करके देते रहिए। चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन अगला दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो कि भाई इनकी हमारे पास जो मूवमेंट आपको रीड आउट करनी, मूवमेंट रीड आउट करिए, फटाफट आंसर आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये हमारे पास आती है कि इनकी मूवमेंट्स को रीड आउट कैसे करें, पकड़े कैसे। चलो देखिए, तो देखिए सबसे पहले किसी एक को पिक करो, मैं इसको पिक करता हूँ, ये हमारे पास है, इसको हमने देखा जो स्टार टाइप का दिख रहा होगा, यही इस कोने पे था, लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर, वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, बाएं छोर के उत्तरी भाग में, ऊपरी भाग में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर से राइट साइड अपर कॉर्नर पे गया, फिर मिड में गया। अब जाहिर सी बात है या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, नीचे की तरफ हमारे पास स्टार आना चाहिए, तो नीचे की तरफ हमारे पास ए नंबर में ऑप्शन में नहीं है, बी में वहीं पे नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक सही जवाब होगा, तो बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल, फिर अगली बार एक छोटा ट्रायंगल बना, फिर बड़ा, फिर अगली बार छोटा होना चाहिए, तो डी भी नहीं होगा क्योंकि बड़ा ही ट्रायंगल दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर सी मुझे पकड़ में आ गया और सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमें ये दिख रहा है, अब मैं बोल रहा है रोटेशन यानी घुमाने की अनुमति नहीं है, तो आपको बताना है इस डायग्राम में इनमें से कौन सा वाला आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। तो ये आपको ढूंढ के निकालना है, फटाफट देखें। अब देखिए सबसे पहले मैं एक एक ऑप्शन को ढूंढूंगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमारे पास ये होता और इस टाइप के डायग्राम बने होते तो उठा के हमें फटाफट देखना होता, लेकिन उसमें भी सारे ऑप्शन चूज करने पड़ते, इसमें भी हमें सारे ऑप्शन ही चूज करने पड़ेंगे, उसको उठा के देखना है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमें एक ऐसा आयत चाहिए लंबा सा, उसके बीच में 2-3 कट्स दिख रहे हैं, तो हमें इस टाइप का डायग्राम, देखो इस टाइप का डायग्राम बड़ा टिपिकल होता है, लंबी सी एक डंडी हमें यहीं बीच में दिख रहा है, यहाँ इस एरिया में, लेकिन ये टेढ़ी लाइनें नहीं दिख रही, जो भी है सीधी लाइन है, तो ए नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट ऑप्शन बी नंबर पे, बी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहा है इस एरिया में सारे सीधे हैं, टेढ़े हैं, सब मिला जुला। देखो ये 2 छोटे बॉक्सेस जो हैं मेरे उंगलियों के ठीक ऊपर देखिए, वो ये दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद 2 पैरेलल लाइनें हमारे पास जो दिख रही है वो ये रही हमारे पास, बीच में से एक यहाँ मैं व्हाइट कलर से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, व्हाइट कलर ही, ठीक है। मैंने बोला वो दोनों लाइन, वो दोनों बॉक्सेस जो है हमारे पास वो ये रहे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बन गया। उसके बाद उनके एक सेंटर से ऊपर, एक बगल से ऊपर, एक सेंटर से ऊपर लंबी लाइन, एक यहाँ बगल से ऊपर लंबी लाइन हमने बना ली। फिर उसके बाद वहाँ बगल से हमारे पास एक ऊपर से नीचे की तरफ ये रहा, देखते जाइए जो व्हाइट होता चला जा रहा है, सेम डायग्राम दिख रहा है। फिर नीचे हमारे पास एक वही लाइन नीचे गई है, एक लंबी सी हमारे पास ऐसा बन गया, वो भी दिख गया। फिर यहाँ से यहाँ, तो आप देखेंगे ये पूरा डायग्राम सेकंड नंबर ऑप्शन का हमें हुबहू यहाँ पे मिल जा रहा है, जो कि आप कैच कर सकते थे। थर्ड वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि एक सही हो गया। देखिए ये वाला लाइन यहाँ पे दिख तो रहा है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही, लेकिन ये 2 थोड़ी लाइनें हैं वो यहाँ पे नहीं दिखाई दी, दैट्स व्हाई ये नहीं होगा। वो वाला टेढ़ी लाइन है ही नहीं सीधी लाइनों के बीच में, दैट्स व्हाई वो भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे पास सही जवाब होगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास गलत होंगे। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार अगला सवाल जल्दी से देखिए और आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि एक ओपन डाइस दिया हुआ। डाइस जब मैंने पढ़ाए थे तो उसमें दोनों टाइप के पढ़ाया है, एक ओपन डाइस भी और नॉर्मल डाइस भी। तो ओपन डाइस पढ़ाते समय मैंने एक बड़ा अच्छा ट्रिक बताया था, जो उस समय जो लोग नहीं देखे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, मेंस की क्लासेस बेसिक्स नहीं सीखे, वहाँ जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को पॉज करके आप भी आंसर मार्क कर सकते हैं, पहले फिर आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, सिंपली ये हमें बोल रहा है कि जब भी इस टाइप का होता है, डायरेक्टली ट्रिक बताता हूँ, ये हमेशा इसके अपोजिट होता है। क्यों होता है वो वीडियो पे जाके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मेंस में है हम लोग, अब पूरा डिटेल बेसिक पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये इसके अपोजिट होता है और यह वैल्यू इस वैल्यू के अपोजिट होता है। क्यों होता है वहाँ पे बेसिक बताया हुआ है, नहीं मिले तो कमेंट करिएगा वापस इस वीडियो पे आके, मैं आपको बताऊंगा फिर से, लिंक भेजता हूँ फिर। हाँ, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विपरीत दिशा में, किसके, हैश के विपरीत दिशा में। तो हैश के विपरीत दिशा में कौन दिख रहा है, दैट इज एंड दिख रहा है। एंड इज करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। ट्रिक सीखिए, जुगाड़ सीखिए, टेक्निक सीखिए, यही मेन मकसद है, क्योंकि मेंस में 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 90 नंबर देखे जाएगा। एक गलती आपको हर एक कंपटीटर से पीछे कर देगा, तो आपको एक भी गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर सही देने पड़ेंगे। नंबर सीरीज के बारे में बात करें तो नंबर सीरीज हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 24, 35, 24 है, फिर 35 है, फिर 51 है, फिर 73 है। नंबर सीरीज भी वहाँ पे बेसिक बताई हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अगर नहीं देखिए तो।
साफ दिख रहा होगा आपको, यस दिख रहा है ब्लैक है व्हाइट पे। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस आप पकड़ लीजिए। सबसे पहला काम ही यही होता है हमारे पास, डिफरेंस ढूंढना। अगर ये डिफरेंस बहुत बड़े नंबर्स में है तब हम कुछ दिमाग लगाएंगे, और छोटे नंबर्स में है तो डिफरेंसेस पकड़ ले। 24 से 35 के बीच में 11 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में हम देखें 35 से 51 16 का डिफरेंस है। 51 से 73 तो 22 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 73 से हमारे पास 29 का डिफरेंस है, 29 का। ये एक डबल सीरीज हो गई है। डबल सीरीज कुछ यूँ, 11 से 16 के बीच में बात करें तो 5 का डिफरेंस है। 16 से 22 6 का डिफरेंस है। 22 से 29 7 का डिफरेंस। जाहिर सी बात है आगे 8 का डिफरेंस हमें चाहिए। 8 के डिफरेंस के बारे में बात करें, 29 और 8 कितने होते भाई? 29 एक 30 और 37 का डिफरेंस हो जाएगा। और 37 का डिफरेंस अगर 102 के साथ चाहेंगे तो 139 आएगा। 139 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो सिंपल सा है। इस टाइप का जुगाड़ कैसे सीखना है वो आपको वीडियोस में ऑलरेडी दिए गए हैं, बताए गए हैं, समझाए गए। यार अगला क्वेश्चन देखिए, 12 और 60 दिया हुआ है हमारे पास। तो 12 और 60 का रिलेशन जो दिया हुआ है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और पहले आंसर आप दीजिए। का रिलेशन हमारे पास 16 का किसके साथ होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए 12 से 60 के बारे में हम बात करें तो 12 से 60 अगर मैं दिमाग लगाता हूँ तो 12 से 60 इसका 5 गुना दिख रहा है। देखो मैं सिर्फ रफली लगा रहा हूँ, मैथ मेरा कमजोर है। तो 16 से हमें उसके मल्टीपल में ही होना चाहिए। तो देखिए 16 का मल्टीपल ए नंबर ऑप्शन नहीं है, बी नंबर ऑप्शन नहीं है, डी भी नहीं है, सी ही आ रहा है, 7 गुना है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू मैंने दिमाग लगाया और आंसर तक पहुंच पाया होगा। रीजनिंग लगाई मैंने। मैथ हो सकता है इससे भी कहीं कठिन हो, कोई टफ हमारे पास सेगमेंट दिख रहा हो, बट हो गया कम। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ वो दे रहा है कि इन सारे शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए। अगर मैं डिक्शनरी ऑर्डर के बारे में बात करूं तो डिक्शनरी ऑर्डर हमें सीधा सीधा साफ साफ बोलता है कि आपको लेटर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सारे लेटर्स एफ से स्टार्ट हो रहे हैं तो सब कॉमन है, सारे के सारे हो सकते हैं। तो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, उसे एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात करेंगे सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग। सेकंड लेटर में भी हमारे पास सभी में क्या दिया हुआ है, आर 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 दिया हुआ, वो भी नहीं होगा। उसके बाद अब हम चल देंगे सबसे छोटे लेटर के पास। तो ई है, ओ है, ई है, ए है, वाई है, आई है। तो मैं अब सिखा रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे छोटा कौन है? ए वाला। तो यानी 5 नंबर हमारे पास हो जाएगा। इसको हमने ले लिया। अब ए के बाद हमारे पास देखिए अगला बड़ा लेटर आएगा ई। तो ये दोनों ई है दोनों में, उसके बाद भी ई है, कैंसिल करते जाइए। फिर एक में जेड है, एक में डी है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास कौन सा लगेगा? डी वाला लगेगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 1। ठीक है, 5 to 1 वाला अब तक जहां मिल रहा हो उसे आप चेक कर सकते हैं। 2 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, सी और डी, दोनों में से करेक्ट आंसर हमारे पास आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इनके बाद अब क्या क्या बचा? आई है, वाई है, ओ है। तो छोटा है हमारे पास आई, 6 वाला। फिर उसके बाद ओ है और वाई में से ओ है 4, और उसके बाद वाई है 3। तो ये आएगा 5 to 1 6 4 3। वाई आएगा, पहले ओ आएगा 4 और उसके बाद 3। तो ये देख लीजिए, हाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगा सी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा। तो 5 to 1 6 4 3, यस एग्जैक्टली। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, ये देखिए। इन सेट्स को देने के बाद वो पूछ रहा है कौन सा इनमें से ऑड है। तो जाहिर सी बात है हर एक लेटर जो ग्रुप दिया हुआ है उनका आपस में कोई रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एफ, आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आंसर दीजिए। ऐसा ना बाद में ये फील होना चाहिए सर खुद ही क्वेश्चन दे रहे हैं, खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, अगर वीडियो प्ले करके देख रहे हैं। बट बीइंग अ कैंडिडेट आपको ये फील करना चाहिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीमियर के थ्रू आपको मिल रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसी समय ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आप आंसर देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन दिया गया आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ताकि आपकी क्लासेस लैग ना करे, तो मतलब छूटे ना। तो देखिए एफ के बारे में बात करते हैं, ये उसकी वैल्यू होती है हमारे पास दैट इज 6। ये हो गया हमारे पास 2, ये हमारे पास हो गया 24, ये हो गया हमारे पास 20। देखिए हमारे पास तो ये 4 कम हुआ, अगेन ये 4 कम हुआ, अगेन ये 4 कम हुआ। तो 4 कम होते हुए जा रहा है। चलिए ए ऐसा बोल रहा है तो हम बी के बारे में बात करें। 20 16 12 8, ये भी 4 कम हो रहा है। ये होता है 3 25 21 17, ये भी सही है हमारे पास। 14 10 और 10 के बाद सीधा 6, 6 के बाद सीधा 1 आ गया। यही हमारे पास ग्रुप बिलोंग नहीं कर रहा, और लास्ट में -5 हो रहा है, जबकि -4 होना चाहिए था। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हियर वी आर हैविंग 6 मेंबर्स। वीडियो को पॉज करना है, पहले आप क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। चलिए, अब आप वीडियो प्ले किया तो जाहिर सी बात है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास 6 मेंबर एक फैमिली के, ठीक है, एक हमारे पास परिवार के 6 सदस्य। एन बी का पुत्र है, एन को बोला गया है, एन ले रहा हूं, 1 सभी में कॉमन है। एन पुत्र है तो लड़का होगा, मेल होगा, वो किसका लड़का है? बी का लड़का, तो बी का पुत्र, ऐसा बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट, जो हमेशा याद रखिए, जो हमेशा लास्ट पर्सन के लिए यूज होता है B1 के लिए। B1 N1 की माता नहीं है, B1 जो N की मां नहीं है, तो ये क्या होंगे? पिताजी होंगे, मेल होंगे, पिताजी होंगे। L B का भाई है, L जो है B का भाई है। B का भाई कौन है? भाई है तो सिंगल लाइन से L को भाई बोला गया है तो L मेल हो जाएगा, ठीक है भाई। D1 और B1 एक विवाहित जोड़े हैं, यानी B के साथ शादी किसी ने की है, वो है D ने, तो अगर ये मेल है तो ये ऑटोमेटिक फीमेल हो जाएगी, क्योंकि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग अभी मेल का फीमेल के साथ शादी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये दैट इज जोक्स अपार्ट। चलिए बढ़े, आगे बढ़ते। B1 का भाई है, D1 भी एक विवाहित जोड़ा है। T D की पुत्री है, T जो है D की पुत्री है, T जो है पुत्री है किसकी? D की। तो पुत्री है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भाई बहन होंगे, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है, इनके संतान आपस में भाई बहन ही होते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, जो P1 की बहन है, जो बोले तो हमारे पास D1 जो है किसकी बहन है? P1 की बहन है, तो P का जेंडर नहीं पता चल पाया। D बहन है ये बता दिया गया, लेकिन P लड़का है लड़की ये नहीं बताया गया, उसकी बहन है D। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट, N T से कैसे संबंधित है? N के बारे में T से पूछ रहा है, तो N जो है भाई होगा T का, तो ब्रदर इज करेक्ट आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है, तो D इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मजेदार तरीके से देखने को मिलेंगे इन एग्जामिनेशन हॉल मेंस की बात अगर आप करते हैं तो। यार अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जो ये सारे सिंबल्स दिए गए हैं, इन सारे सिंबल्स को अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी एक ऑप्शन के थ्रू, तो हमारे पास कहाँ सेटिस्फाई कर जाए। तो एकदम बहुत बेहतरीन इसका एक तरीका है कि आपका कैलकुलेशन स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि वो हो जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे तरीके से इसके कुछ जुगाड़, कुछ टेक्निक बताने की कोशिश करते हैं, वो पर्टिकुलर उसी जुगाड़ टेक्निक पे सेट होता है जहां पे दिया गया हो। आप SSC CGL के अगर बुक्स कोई परचेस किया है जहां चैप्टर वाइज डाटा दिया गया है, अगर ये चैप्टर फिल इन द ब्लैंक वाला, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है यह टॉपिक, वहां पे दिए गए क्वेश्चंस दिए गए हो तो उस पर सेट करिएगा, वही शॉर्टकट बाकियों पर नहीं सेट होंगे, उसी पर्टिकुलर 1-2 क्वेश्चन पे सेट होंगे। तो आप शॉर्टकट जुगाड़ टेक्निक पे मत जाइए। मेरी मानिए तो इस टाइप के क्वेश्चन टॉपिक के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपकी अपनी IQ मेंटल एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है वो सेट करके हम काम कर सकते हैं। तो यही चलिए फटाफट यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, कैसे करना है एकदम परफेक्ट वे। 42, 7, 64, 11, 6 और 4 आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शंस आप अपनी मर्जी का चूज करिए, पहले उसे रखिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, वो ऑप्शन अगर मर्जी का आप रखते हैं, चूज करते हैं, तो आपको रफली इनका मोटा मोटा वैल्यूएशन पता चल जाता है कि ये कहां पहुंच रहे हैं। 100 के गुने में, 200 गुने में, 500 गुने में ये ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हर एक में लास्ट में कहीं ना कहीं इक्वल टू दिया हुआ है, यानी हमें इक्वल टू 4 बनाने हैं, ये तय है। इनके साथ ऑपरेशन करना है, इनके साथ ऑपरेशन करके हम 4 बनाएंगे। ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैं कोई एक ऑप्शन से रखता हूं पहले। देखिए, अब 42 और 7 के बीच में हम डिवीजन रख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है। कहां डिवीजन नहीं रख सकते, ये भी दिमाग लगा सकते हैं। ये कुछ बेसिक, यहां डिवीजन आप नहीं रख सकते क्योंकि वो पॉइंट में आंसर आने लगेगा। यहां भी डिवीजन नहीं रख सकते क्योंकि वो पॉइंट में आएगा। यहां भी डिवीजन नहीं रख सकते। ये सारे ऑप्शन हमारे पास डिवीजन के लिए गलत हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ये इन तीनों जगह नहीं रख सकते। ये छोटी छोटी बातें रख सकते हैं, दैट इज कॉमन फैक्ट, जो बट ये एज अ ट्रिक नहीं है क्या ये तय होगा ही होगा। हो सकता है अगले में ऐसा मल्टीपल हो जो उसको पॉइंट से वैल्यू में कन्वर्ट कर दे, है ना। तो ये सारी बातें मैं ये यहाँ पे नहीं, तो मैं सबसे पहले यहाँ ट्राई करूंगा। अगर ये डिवीजन वाले हमारे पास 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं इस हिसाब से, इन्हीं दोनों में से चेक करना है। तो फिर अगला प्लस हम कर लेते हैं, फिर माइनस, फिर इंटू। देखो ये 6 हो जाएगा, प्लस 64 माइनस 11 छका 66, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 माइनस 66 माइनस 2, 6 माइनस 2 बराबर क्या आएगा 4। हमारा आंसर बन गया, ए नंबर ऑप्शन ही आ गया। अगर ए नहीं होता तो हम सी पे चेक करते, हमारा इन्हीं दोनों में से आंसर सीजीएल के लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ जाता है। सीजीएल कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर छोड़ता है, जो मैंने अभी क्लू डिवाइड वाला दिखाया आपको, जिससे हमारा काम बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है उस बारे में भी बात करेंगे हम। ये रहा, हमें बोल रहा है ये फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद कट करिए, कट करने के बाद कैसा ओपन होगा। तो इसको जो फोल्डिंग और कटिंग का ट्रिक मैं आपको बता रहा था लास्टली इन एसएससी सीजीएल
प्रीलिम्स का जो करंटेड बैच था यूट्यूब पे ही फ्री है और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, जब भी ट्रिक समझ लीजिए, जैसे एक डाटा, एक तरीका अपने दिमाग में फिट करने का, वो ये कि आप जब भी ये चीज़ दी गई हो ना, आप सीधा मत चलिए, आप रिवर्स चलिए, रिवर्स गाड़ी चलाइए कि हमारे पास इधर से नहीं चलना हमें, यहाँ ये है ना, ये जब ओपन होगा कहाँ होगा, इसके अकॉर्डिंग या ऊपर, यानी ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर बनेगा, समकोण त्रिभुज है यहाँ नीचे की तरफ ऐसा। फिर उसके बाद हमारे पास किसके बारे में, ये हमारे पास डायमंड बनेगा और गोला गोला बनेगा। तो ये चीज हमारे पास लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सेम सेम दिख रहे हैं, ये भी सेम दिख रहे हैं, जबकि मिरर इमेज बनेगा हमेशा। मिरर इमेज हमारा सी नंबर ऑप्शन है और डी नंबर ऑप्शन है। उस वक्त गोला डायमंड इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा डायमंड दिख रहा है जो कि गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। मे बी आपको ये वीडियो, हाँ वीडियो तो साफ साफ दिख रहा है आपको, मुझे यहाँ से साफ क्लियर इमेज दिख रही। तो जो मैंने बात बताई वो यहाँ पे हमारे पास सेट होता है, आप वही देखना होगा, उसका मिरर इमेज ही खुलता जाएगा, यानी इसका यहाँ बनेगा फिर इन दोनों के एक साथ यहाँ बनेगा। तो जो पहले दिख रहा है लेफ्ट साइड में ये कोने पे, उसको ढूंढ लीजिए, वो इसमें नहीं था, वो इसमें था और इसके बाद इसमें था और इसमें था। तो एक ऑप्शन तो इसकी वजह से एलिमिनेट हो गया। जब इसको ओपन करेंगे तो उसकी वजह से दो ऑप्शंस और एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा एक ही लास्ट में। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज मिरर इमेज के बारे में बात करी गई है। हमसे पूछा है कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो चलो भाई देख लेते हैं हम लोग इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जहां हमारे पास मिरर है यानी ये पी क्यू मिरर है, इसके पास, वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर मार्क करिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम, मैं नहीं दिखूंगा चलेगा, बट अभी फिलहाल ये कंटेंट देखना जरूरी है। तो सबसे पहले इस मिरर के पास में सबसे पहला जो इमेज बनेगा वो बनेगा उस लेटर का जो मिरर के नजदीक है। जे अगर लेटर है तो, आर्टिकल होता या कोई और डिजाइन होता या वो होता तो उसके बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले उसी लेटर की जो है। तो जे का उल्टा जे बनेगा हमारे पास, उल्टा जे, और उल्टा जे ही सबसे पहले दिखना चाहिए। उल्टा जे हमारे पास सी नंबर ऑप्शन में नहीं है, डी नंबर ऑप्शन में नहीं, इन दोनों में उल्टा जे है। उसके बाद एफ हमारे पास उल्टा बनेगा, ये मिरर का नजदीक, दूर का दूर, यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्यू बनेगा हमारे पास उल्टा, तो क्यू हमारे पास उल्टा इन दोनों में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एफ और क्यू के बीच में ओ दे दिया जो कि गलत है। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए नंबर ऑप्शन वही सही होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, बाकी चेक नहीं करते क्योंकि तीन ऑप्शंस तो नहीं होंगे, इस पे श्योर है हम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, मैथमेटिक का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा घर पे, क्योंकि ये पूरा मैथ है, पूरा मैथ समझाते में मैं इधर उधर गया तो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज इसका सोल्यूशन आप लोग एक बार मांग लीजिएगा, मैं कमेंट में पिन करूंगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एज अ होमवर्क दिया मैंने, ठीक है, पूरा मैथ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आते हैं ऐसे हमारे जीएस का क्वेश्चन, हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन, हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, सब मिक्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। डिप्रेशन किस पे होता है, मूड पे होता है, मतलब हमारे पास डिप्रेशन जो होता है मूड पे होता है। इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया हमारे पास जो होता है, अगर सही प्रोनाउंसिएशन मेरी नहीं है तो आप उसे माफ करिएगा। तो इंसोम्निया दिया हुआ हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, इसे अनिद्रा वाली जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं। वो स्लीप से रिलेटेड होता है, नींद से रिलेटेड होता है, नाइट से नहीं, ड्रीम से नहीं, थिंकिंग से नहीं, वो क्या होता है, नींद से रिलेटेड। नींद नहीं आती है, अनिद्रा कहलाती है। तो अनिद्रा ही है इसका हिंदी मतलब, ये हमारे पास ये होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक मजेदार है, इस टाइप के टॉपिक का बहुत ट्रिक, बहुत जुगाड़, बहुत टेक्निक मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। अब यहाँ पे हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो जल्दी से बताइए भैया टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, मैं ये रख दूं। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है कि जो डायग्राम दिया हुआ है ना उसको थोड़ा सा अपने कॉपी पे बना लें। बनाने डायरेक्टली यहीं बता दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये बीच में ना ये वाला पार्ट अगर मैं आपके सामने ये अलग से बनाता हूँ, है ना, यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, तो थोड़ा देर ऊपर वाले डायग्राम में देखिए तो 1 2 टोटल बनेगा कितना 3, और ऐसे ही ये बड़ा वाला डायग्राम 1 2 और टोटल मिला लेंगे 3, तो 3 3 6, ये टोटल जो ये सिर्फ एरिया के बारे में बात करें तो 6 बन रहा है। बोलिए हाँ या ना, पकड़ना पड़ेगा आपको, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो दिखना चाहिए, ठीक है। 9 हो गया, 6 हो गया हमारे पास। अब देखो ये डायग्राम यहाँ पे जो हमारे पास ऐसे दिख रहा है, ये कैसे मैं 3 3 निकाला ना वो देख लो। अगर कोई भी हमारे पास ये ट्रायंगल है ना ऐसे, ये इधर 1 नंबर, एक इधर है 2 और एक बड़ा वाला मिला कितना हो गया 3 हो गया, तो वही 3 काउंट किया था। ऐसे बड़े वाले की बात करो तो यहाँ से यहाँ तक 1 था, यहाँ से यहाँ तक 1 और था, एक दोनों मिला के 3, तो 3 3 6 हमें मिले थे, तो 6 इसलिए लिखा था।
अब ट्रिक वहाँ पे सारा बताया हुआ है, इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की, बट फिर भी बता दिया। वीडियो को स्लो करके आप देख लीजिएगा। तो 6 हो गया। अब सेम ये वाले ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, ये लंबा सा, ठीक, वहाँ पे भी कितने बनेंगे? 3। अब समझ में आ गया होगा 3 कैसे। तो हमारे पास ये बन गए। और भाई बताओ, एक तो यहाँ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, 6 3 9 1 10, और एक देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सा दिख रहा है जो अभी तक हमने काउंट नहीं किया था। तो एक हमारे पास वो भी रहा। तो 6 3 9 1 10, एक 11 बन रहा मेरा। तो मेरा आंसर 11 आ रहा है। आप एक बार देख लीजिएगा, और भी कोई दिख रहा हो तो पकड़ लीजिएगा। तो 11 आ रहा है, क्योंकि और इधर ट्रायंगल बन, ये ट्रायंगल है नहीं, ये ट्रायंगल है नहीं, और कहीं हमारे पास मिक्स होकर नहीं बन रहा है। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ, हमारे पास दिया हुआ है कि इनमें से ये एक सीक्वेंस दिया हुआ, इसमें आगे मेंबर कौन से होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत बढ़िया तरीका एक बताया। वीडियो को पहले पॉज करके आंसर दीजिए आप, ठीक है, अगर आपको आता है तो। नहीं आ रहा है तो आप कंटिन्यू देखिए। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन हो तो पहला लेटर पहले लेटर के साथ रिलेट करेगा, दूसरा दूसरे के साथ रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तीसरा तीसरे के साथ। जैसे P से R, PQR हमारे पास कितना बड़ा? P है, फिर एक बीच में मिसिंग है Q, फिर R है, फिर S के बाद T है, फिर उसके बाद हमारे पास T के बाद R से T हो गया, ठीक है। T से एक मिसिंग है, T के बाद U, V है, V के बाद देखो T, U मिसिंग है, V, W मिसिंग है, X आना चाहिए था, जो कि 2 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से हमारे पास एक आंसर आएगा। उसके बाद P के बाद N के साथ रिलेशन, या N से P के साथ, NOP एक मिसिंग है, PQR, RST, TU, V आना चाहिए। V हमारे पास सिर्फ D नंबर ऑप्शन में, तो D नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाद में AEIOU आना चाहिए हमारे पास, ये सीक्वेंस बनेगा। तो कौन सा? D नंबर ऑप्शन आया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ? महिलाएं शोधकर्ता अंतर्मुखी, ठीक है, इंट्रोवर्ट्स। अब इस टाइप के लिए भी मैंने जुगाड़ बताए हुए हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। विमेन का रिसर्चर्स के साथ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, और हमारे पास शब्द हैं सिर्फ 3। सम, क्या थोड़े होते हैं, क्या पूरे होते हैं, या कोई नहीं होते। ये 3 ही शब्द के अकॉर्डिंग आप सोचिए, क्या थोड़े विमेन रिसर्चर जो होते हैं कि पूरे विमेन रिसर्चर होते हैं, या फिर इसका रिवर्स, रिसर्चर विमेन होते हैं। 2 शब्द को पकड़ेंगे, ये दोनों। रिसर्चर थोड़े होते हैं या पूरे होते हैं। इन्हीं के शब्दों के जवाब के साथ पता चला कि थोड़े ही विमेन रिसर्चर होते हैं, और कुछ रिसर्चर भी हमारे पास क्या होते हैं? विमेन होते हैं। तो जाहिर सी बात इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन बनेगा, यानी विमेन थोड़ा सा रिसर्चर होती है, रिसर्चर थोड़े से क्या होते हैं? विमेन होते हैं। अब कोई एक शब्द उठाइए, इन दोनों से बारी बारी चेक करिए। क्या सारी विमेन इंट्रोवर्ट होते हैं? आप बोलोगे नहीं। क्या कोई नहीं होते? आप बोलोगे नहीं। कुछ इंट्रोवर्ट्स विमेन होती है, कुछ विमेन इंट्रोवर्ट होते हैं। यानी विमेन और इंट्रोवर्ट के बीच में भी हमारे पास सम का रिलेशन बनेगा। तो इंट्रोवर्ट हमारे पास अब किसके साथ? रिसर्चर के साथ। क्या इंट्रोवर्ट से रिसर्चर नहीं होते? आंसर हाँ सर होते हैं, कुछ तो वो भी होते हैं। तो ऐसा डायग्राम बनाइए जिसमें हमारे पास सब कुछ हो जाए। कुछ ऐसे विमेन होते हैं रिसर्चर जो हमारे पास इंट्रोवर्ट भी होते हैं, तो कॉमन भी हो सकता है तीनों का। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो करने का तरीका मैं ये नहीं बता रहा था कौन सा सही आंसर है, मैं तरीका बता रहा था कौन सा चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन देखने के बाद। तो आप पहले इन दो, फिर से बार बार बता रहा हूं, अगर ये तरीका नहीं चूज करेंगे तो गलत होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे जितने स्टेप्स आप मिस करोगे। आपको इन दोनों को पहले आपस में रिलेट करके डायग्राम बना लेना है दोनों तरफ से। ऐसा ना हो कि सिर्फ विमेन का रिसर्चर से देख लिया, रिसर्चर से विमेन देखा ही नहीं। ठीक है, जैसे होता है ना विमेन और मदर, एक शब्द बोलूं अगर मैं आपको, विमेन एंड मदर, हमने एक तरफ से देखा विमेन क्या सारी मदर होती हैं, तो हमने बोला नहीं नहीं सर थोड़ी, तो हमने क्या किया फटाक से यहीं पे बना दिया। अब यहां पे गलत हो गई, विमेन थोड़ी से तो मदर बना दिया, ठीक है, लेकिन क्या सारी मदर वुमेन नहीं होती? तो आप बोलो अरे रे रे यहाँ तो गलत हो गया, आज तक जितनी भी मदर हुई वो वुमेन तो होती हैं। फिल्मी डायलॉग छोड़ दो कि तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरे पिता, ठीक है, कि व्यक्ति को, तो यहाँ पे ऐसा चीज होगा हमारे पास। ठीक है, तो पे याद देख रखिए हमारे पास कि मदर पूरी वुमेन होती है। इसका सही डायग्राम ये ना हो कि मदर पूरी क्या होंगी? वुमेन होगी। तो एक तरफ नहीं देखना है, दोनों तरफ रिलेट करके देखना है, इतना ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक रहेगा इसमें। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा दिख रहा है यहाँ पे, आप देखिए और बताइए फटाफट क्या होगा। बड़ा आसान सा, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है आपने, आप अगले मेंबर्स को रिलेशन ढूंढना है। देखिए अगर मैं 12 की बात करूं, 12 अपने साथ 156 रखा, अगर 156 के 2 फैक्टर करें तो एक 12 है और एक 13 है। ठीक है, तो अगला हमारे पास 18 का रिलेशन जो दिया हुआ 342, वो देख लीजिए कौन से दो हमारे पास 18 और 19 का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। ये मल्टीप्लाई करके 9 8 72, ये तो आसान था, ये तो मैंने कर लिया था मन में। ठीक है, 12 12 में 144 प्लस 144 प्लस 12 अगर हम करेंगे तो 6 5 156 आ रहा था।
इसमें 9 8 72 7 9 एकम 9 7 16 और 18, तो हमारे पास 2 8 6 14 और 2 1 3 342। देखो ये सही है, तो कोई एक है जो हमारे पास मल्टीपल नहीं हो रहा है। अब जैसे कि हमारे पास सी नंबर ऑप्शन में 17 का 307 है और 14 वाला चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। 14 का रिलेशन 210 दिया हुआ है, अगर इसके दो फैक्टर हमारे पास 14 और 15 होने चाहिए। 15 चौका 60 और 15 एकम 15 4 19, 190 आ रहा है क्या ये? 15 चौका 60 6 15 का नहीं 210 आ रहा है, 210। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन रिलेट नहीं करेगा, 17 और 18 का मल्टीपल नहीं होगा 307। समझ में आया क्या हुआ? ये 12 का 156 के साथ रिलेशन है कि अपना और अपने से बड़े वाले के साथ मल्टीप्लाई होके, यहाँ भी 18 का 19 के साथ मल्टीप्लाई है, ये 14 का 15 के साथ मल्टीप्लाई 210 है। 15 चौका 60 ऐसे ले, 14 5 70 14 एकम 14 7 21। हाँ ठीक है, ये सही है। बस यही होगा जो मैच नहीं कर रहा होगा, बस ये हमारे पास होगी। बढ़ता हूँ मैं अगला वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम देते हैं आपको एज ए होमवर्क। ये रहा हमारे पास। देखिए हमें बोल रहा है ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें आपस में रिलेशन देखिए। इंटेलिजेंट, एप्टीट्यूड, मेमोरी एंड वेट। देखिए इंटेलिजेंट दिमाग से रिलेशन है, एप्टीट्यूड दिमाग से, मेमोरी भी दिमाग से, बट वेट दिमाग से नहीं है। ये मत कहना है सर दिमाग का वजन तो होता है, तो वेट से नहीं। तो ये रहा आपके पास होमवर्क, इस होमवर्क को सॉल्व करिएगा। परमिट का रिलेशन हमारे पास VVLNOG दिया हुआ है, आपको इनर्शिया का कोड निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्या होगा? ये होमवर्क होगा। जल्दी से कमेंट करके इसे बताएंगे आप होमवर्क कि क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए। अगले क्लासेस आपको मिलेंगी रेगुलर। हमारे पास SSC CGL मेंस की क्लासेस रन कर रही हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो लगातार बने रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।